नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में, उससे जुड़े हुए जो भी पहलू होते हैं उन पर हम मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं जिस स्थान की, वो स्थान है सऊदी अरब। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सऊदी अरब सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके पीछे कई कारण हैं। तो आज हम सऊदी अरब के बारे में, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सऊदी अरब चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने इस रमज़ान के पवित्र महीने में दुनिया की जो पहली मस्जिद है, जो कि क्या है कि 3D प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित है, उसका उद्घाटन किया है, जिसके बाद से सऊदी अरब की खासे चर्चा हो रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ की सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगभग 40 अरब का निवेश करने जा रही है। इस कारण से भी सऊदी अरब की खासे चर्चा हो रही है। और इस निवेश के साथ सऊदी अरब की जो मंशा है वो क्या है कि अपने को वैश्विक स्तर पे अपनी स्थिति को मजबूत करना और इस क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाना। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में जैसे सऊदी अरब रसिया ने मिलकर वैश्विक स्तर पे इन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब ये तेल का जो उत्पादन है उसमें ये कटौती करेंगे। यानी कि इनका क्या था कि वैश्विक बाजार में जो तेल की कीमतें हैं उनको बढ़ाने के लिए ये दोनों देशों ने जो तेल उत्पादन है उसकी मात्रा में कटौती करने की बात कही थी। और ठीक इसी तरह से वर्ष 2024 में भी दोनों देशों ने ये निर्णय लिया है कि अब ये मिलकर क्या करेंगे कि तेल के उत्पादन का जो दर है उसको कम करेंगे, ताकि ग्लोबल लेवल पे वैश्विक जो बाजार है वहाँ पर जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ सके। तो इस कारण से क्या है कि वर्तमान में सऊदी अरब की खासे चर्चा हो रही है। तो ये कुछ खास कारण थे जिसके कारण से हम देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे सऊदी अरब चर्चाओं में बना हुआ है। तो इसी के संदर्भ में क्या है कि सऊदी अरब से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो देश है ये क्या है, ये आपका सऊदी अरब है, ये कहाँ अवस्थित है। तो अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो मूल रूप से क्या है कि ये एशिया के जो एशिया महाद्वीप है उसके पश्चिम या पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। दूसरी अगर इसके अवस्थिति की बात करें कि आखिर इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, तो अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो सबसे उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये क्या है कि 11 डिग्री नॉर्थ से लेकर लगभग 32 डिग्री यानी 32 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसी के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है कि 35 डिग्री ईस्ट से लेकर लगभग 58 डिग्री ईस्ट है। यानी कि 35 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 58 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये अवस्थित एक पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसी के साथ अगर हम देखें कि इसकी सीमाओं से लगे हुए कौन से महत्वपूर्ण स्थलीय क्षेत्र हैं, कौन से महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र हैं, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है तो इसके पश्चिम में आएंगे हम तो यहाँ पर एक जलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसको हम लाल सागर बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं, लाल सागर। तो इसके पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा, लाल सागर देखने को मिलेगा। और इसके अगर हम दक्षिण में आए तो यहाँ पर यमन देश देखने को मिलेगा। और यहीं पर क्या है कि अगर हम आए तो यहाँ पर ओमान देखने को मिलेगा। तो ये जो दोनों देश हैं लगभग इसके दक्षिण में अवस्थित है। और यहीं पे अगर हम इसके दक्षिण पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएई।
तो ये क्या है कि इससे जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं। और इसी के साथ अगर उत्तर पूर्व में इसके आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि हमें इराक देखने को मिलेगा। और अगर इसके उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि जॉर्डन देश देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पर हम देखें तो पर्शियन गल्फ भी क्या है कि इसके लगभग पूरब में अवस्थित है। तो इससे जुड़े हुए ये कुछ प्रमुख स्थलीय या फिर जलीय क्षेत्र है। इससे जुड़ा ही क्या है कि आपके कुछ चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, जैसे यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है, अकाबा की खाड़ी है, या इससे सटा हुआ तो नहीं लेकिन इसके समीप ही क्या है कि यहाँ पर हारमूज जलसंधि है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो जलसंधि है ये मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर ये अवस्थित है, ये इसके समीप नहीं है लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन सारे प्लेसेस को आप देख सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो सऊदी अरब है, अगर इसके उच्चावच विशेषताओं की बात करें तो मूल रूप से अगर हम देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है कि एक मरुस्थली क्षेत्र है। सामान्य तौर पे देखें तो अधिकांश जो इसके क्षेत्र हैं वो क्या है कि पूरी तरह से क्या है कि मरुस्थली क्षेत्र है। और इस आधार पर देखें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो मूल रूप से क्या है कि शहरों में वास करती है, यानी यहाँ पर क्या है कि जो रहने लायक स्थान है वो सीमित है। इस कारण से यहाँ की जो जनसंख्या है मेन रूप से यहाँ की जो सिटीज़ है, जो नगर हैं, वहीं पर वास करती है। और अगर यहाँ के पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो अन-नाफूद है, दूसरे की बात करें तो रब अल खाली है, ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसका क्या है कि इसके अगर आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि हैजाज क्षेत्र देखने को मिलेगा या प्रांत देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि मूल रूप से बात करें तो ये क्या है कि जो सऊदी अरब है इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है और जो उत्तरी भाग है वहीं पर ये क्षेत्र फैला हुआ है। और इसी क्षेत्र में आपको दो प्लेसेस देखने को मिलेंगे। पहला क्या है कि यहाँ पर आपको मदीना देखने को मिलेगा, दूसरा इसके साउथ में आएंगे तो आपको मक्का देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या है कि यहाँ के महत्वपूर्ण प्रमुख क्या है तीर्थ स्थल है। तो ये जो दोनों प्लेस हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर अगर आप आएंगे तो यहाँ एक और प्लेस आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा है? वो है जिद्दा। वो कौन सा स्थान है? वो है जिद्दा। ये क्या है कि यहाँ पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण क्या है समुद्र पत्तन है। और यहाँ से क्या है कि सऊदी अरब के बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उनका आयात निर्यात इस पत्तन से होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ अगर आए तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी है, वो है कौन सा क्षेत्र? आसीर क्षेत्र। आसीर क्षेत्र इसकी जो अवस्थिति है अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर जो हैजाज क्षेत्र है उसी के क्या है कि दक्षिण में ये फैला हुआ जो क्षेत्र है उसी को आसीर क्षेत्र बोलते हैं। मूल रूप से क्या है कि इसकी जो अवस्थिति है ये क्या है कि ये आसीर जो है ये हैजाज क्षेत्र के लगभग दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। और इस क्षेत्र में ही क्या है कि आपको जो सऊदी अरब की जो पहली राजधानी है या जो प्राचीन राजधानी है आभा, वो इसी क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसके जो विभिन्न तटीय क्षेत्र हैं या ये बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो मरु उद्यान भी देखने को मिलता है। अगर हम देखें जो ये यहाँ पर जो आसीर रीजन है, ये जो आसीर रीजन है, आसीर क्षेत्र है, यहीं पर जो नजरान करके एक मरु उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा जो मूल रूप से क्या है कि इसी आसीर क्षेत्र में ये अवस्थित है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहीं पर नज्द या नश करके क्या है कि एक पठारी क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि यहाँ के ये महत्वपूर्ण क्या है कि मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। और यहाँ पर अवस्थित जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे मक्का और मदीना। यहीं पर एक और क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा अल हाशा।
यहाँ पर ये देखने को मिलेगा अल हासा, जिसका जो ढलान है वो मूल रूप से कहाँ पर है, तो वो पर्शियन गल्फ के तरफ है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दो स्थान और हैं। अगर पहले अल हासा की बात करें तो जो अल हासा है ये मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के समीप अगर आप देखेंगे तो अब दहाना देखने को मिलेगा। यहीं पर अव दहाना, ये क्या है कि ये सऊदी अरब में अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है। तो ये आपको यहाँ पर जानना था। तो ये यहाँ के क्या थे कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अब अगर हम बात करें कि जो सऊदी अरब है, यहाँ के जलवायु की बात करें कि जो सऊदी अरब है यहाँ की मूल रूप से जलवायु की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो सऊदी अरब है यहाँ की जो जलवायु है ये मरुस्थली है, मरुस्थली जलवायु है। और यही कारण है कि यहाँ पर वर्षा प्राप्ति कम होती है। ये अलग बात है कि इधर पे इस क्षेत्र में इसके जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन जो सी है, यहाँ से जो चलने वाली चक्रवाती हवाएं हैं या जो कह सकते हैं कि चक्रवाती प्रभाव के द्वारा इसके पश्चिमी क्षेत्र में सीमित स्तर पे हल्की फुल्की बारिश होती है, जिसका जो विस्तार होता है लगभग मक्का तक होता है। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के पश्चिम में इस भूमध्य सागर के तरफ से चलने वाली जो मुख्य रूप से क्या है कि जो चक्रवाती जो प्रभाव है उसमें आने के कारण इसके पश्चिमी क्षेत्र में मूल रूप से मक्का तक क्या है कि सीमित स्तर पे यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पूरे सऊदी अरब को या यहाँ की जो जलवायु है इसको मूल रूप से हम 3 पट्टियों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो जलवायु है इसको हम मूल रूप से 3 पट्टियों में, 3 बेल्ट्स में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला है उसको हम कह सकते हैं मरुस्थली। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो पूरा जो इसका जो विस्तार है वो लगभग पूरे सऊदी अरब में है, यानी कि इसका सर्वत्र विस्तार है। जो दूसरी जलवायु पट्टी होगी उसको हम स्टेपी तुल्य जलवायु पेटी में विभाजित कर सकते हैं। ये मूल रूप से क्या है कि इसके अंतर्गत जो वृक्ष रहित जो मैदानी जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, मूल रूप से क्या है कि पश्चिम की जो पहाड़ियां हैं और यहाँ पर भी क्या है कि ऊपर जो इसका विस्तार है वो लगभग 100 मील की तरफ है, और नीचे जब मक्का के आसपास आएंगे तो इसका जो विस्तार होता है वो लगभग 300 मील के आसपास होता है। तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है जिसको हम स्टेपी तुल्य जलवायु के रूप में विभाजित कर सकते हैं। और जो इसका तीसरा क्षेत्र है, यानी जो जलवायु की तीसरी जो पेटी है, ये मूल रूप से क्या है कि आर्द्र कह सकते हैं कि समतापी जलवायु, आर्द्र समतापी जलवायु। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो तापमान है वो लगभग यहाँ पर समान देखने को मिलता है, आर्द्रता सामान्य तौर पे होती है, और ये पूरी तरह से क्या है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। और मूल रूप से क्या है कि इसके जो साउथ में आएंगे तो इससे जुड़ा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है कि यहाँ पर आर्द्र समतापी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसी जलवायु के आधार पर अगर हम यहाँ के वनस्पति की बात करें या प्राकृतिक वनस्पति की बात करें कि जो सऊदी अरब है यहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति का विकास हुआ है या वर्तमान में देखने को मिलती है, तो मूल रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका एवं जो भारतीय मरुस्थली तुल्य जो कटीली झाड़ियाँ हैं उन्हीं का विकास सऊदी अरब में देखने को मिलता है। यानी इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अफ्रीका में, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में उत्तरी अफ्रीका, मूल रूप से अगर हम देखें तो जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है और जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मरुस्थली तुल्य जो विभिन्न कटीली झाड़ियाँ होती हैं, वैसे ही क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कटीली वनस्पतियों का
विकास देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि सऊदी अरब के कुछ भागों में कुछ मरु उद्यान देखने को मिलते हैं। हाँ, वहाँ पर क्या है कि सीमित स्तर पे या सऊदी अरब के कुछ भागों में जो मरु उद्यान देखने को मिलते हैं, यहाँ पर क्या है कि घास के मैदान देखे जा सकते हैं। इसी के साथ जो खजूर होता है, खजूर के वृक्ष देखे जा सकते हैं, या जो कह सकते हैं कि जो पहाड़ी जैतून होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो जंगली जैतून होते हैं, जंगली जो जैतून होता है उसके वृक्ष इन क्षेत्रों में देखने को सामान्य तौर पे मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो सऊदी अरब है यहाँ की जलवायु कैसी है और उसके आधार पर सऊदी अरब में किस प्रकार की वनस्पति का विकास होता है। अब हम बात कर ले इसके अगले पहलू की कि जो पूरा सऊदी अरब है यहाँ पर पर्यावरण किस प्रकार का है, यहाँ पर जो मानव आवास है या जो मानव संकेंद्रण है जनसंख्या का वो किस क्षेत्र में है। तो पहले ही हमने बताया कि ये क्या है कि एक पर्वतीय क्षेत्र है और इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो नगर क्षेत्र है वहीं पर मूल रूप से जनसंख्या वास करती है। तो इस आधार पर क्या है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो पर्यावरण है वो उस स्तर पे मानव के रहने के लायक नहीं है। इस कारण से जो मानव निर्मित जो विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं वहाँ पर ही मूल रूप से यहाँ जनसंख्या वास करती है। अगला जो इसका बिंदु है उसकी अगर हम बात करें कि सऊदी अरब में आखिर जो कृषि है, जो उद्योग है, इसकी विशेषताएं किस प्रकार की है। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो जो सऊदी अरब है यहाँ पर जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है या जो मुख्य एक्टिविटी है वो क्या है कि वो पशुचारण है। वो क्या है, वो पशुचारण है। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो पशुचारण के इर्द गिर्द आधारित है और इसमें भी मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं या जो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है, यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी हुई है, पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा उससे जुड़े हुए जो विभिन्न उप उत्पाद हैं उनके द्वारा ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसी में अगर हम बात करें कि इस पूरे क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण खनिज तेल के जो क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो रियाद है, यहाँ पर जो रियाद है ये क्या है कि सऊदी अरब में खनिज तेल के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है, जहाँ से क्या है कि बड़े स्तर पे क्या किया जाता है कि यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन होता है। और यहीं पर जो घावर क्षेत्र है, यहीं पर जो घावर क्षेत्र है ये भी क्या है कि इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये आपको जो रियाद है और जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, उसी के समीप ये भी अवस्थित है। और ये भी क्या है कि तेल क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण सऊदी अरब का क्षेत्र है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि सोने के उत्पादन की तो यहाँ पर एक बड़ी खान है, या ये भी कह सकते हैं कि सोने के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो सऊदी अरब की जो सबसे महत्वपूर्ण खान है वो कौन सी है, तो अल दहाब। यहाँ पर क्या है कि आपको अल दहाब खान देखने को मिलेगी जो सऊदी अरब में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खान है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि सऊदी अरब में किन अन्य उद्योगों का विकास हुआ है, किन अन्य उद्योगों का विकास हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सऊदी अरब में उर्वरक निर्माण बड़े स्तर पे किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दम्माम, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दम्माम। ये क्या है कि ये एक यहाँ पर तटीय नगर है जहाँ से मूल रूप से क्या होता है कि यहाँ से बड़े स्तर पे अगर हम देखें तो उर्वरक का या उर्वरक से जुड़े हुए जो उप उत्पाद हैं उनका इस पोताश्रय से क्या है, इस पोत या यहाँ पर जो ये पोर्ट है यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सऊदी अरब में बड़े स्तर पे
यूरिया, अमोनिया और सल्फर, इन तीनों का, और ये तीनों क्या है कि तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेज में बड़े स्तर पे निर्माण किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि बड़े स्तर पे जो उर्वरक उद्योग है वो काफ़ी विकसित है। इसी के साथ तरल यूरिया, अमोनिया और सल्फर का भी सऊदी अरब में बड़े स्तर पे क्या है कि उत्पादन किया जाता है। और यहीं पर जो जेद्दा है, अगर हम बात करें, जो जेद्दा है यहाँ पर देखने को मिलेगा, जेद्दा क्या है, मूल रूप से यहाँ पर जो ढलवा लोहा होता है, जो ढलवा लोहा होता है उसके निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ अगर बात करें तो सऊदी अरब में सीमेंट उद्योग भी हाल के वर्षों में काफ़ी विकसित हुआ है। और यहाँ पर स्थानीय अगर डिमांड की बात करें तो उसमें भी क्या है कि सीमेंट की डिमांड सबसे अधिक है। और सऊदी अरब में अगर हम सीमेंट के उत्पादन के संदर्भ में देखें तो 3 बड़े क्षेत्र यहाँ देखने को मिलते हैं, या 3 नगर देखने को मिलते हैं। पहला जेद्दा है, दूसरा यहाँ पर कौन सा है वो रियाद है, और तीसरा अल फहूट है। तो ये 3 स्थान है जो यहाँ पर सीमेंट उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लें कि भारत और सऊदी अरब के बीच के जो संबंध है, तो ये क्या है कि जो राजनयिक संबंध है दोनों देशों के बीच वो वर्ष 1947 में ही प्रारंभ हो गए थे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण रहे, मैत्रीपूर्ण रहे। बाद में वर्ष 2006 में दिल्ली जो घोषणा पत्र है उस पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और दोनों देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों के विकास के लिए कई स्तरों पे समझौते हुए हैं। और अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी और बिजली ग्रिड से संबंधित बड़े स्तर के समझौते हुए। और सऊदी अरब से क्या है कि भारत जो है वो बड़े स्तर पे तेल का आयात करता है, और दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि व्यापारिक साझेदार भी है। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो ये क्या है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो वैश्विक द्विपक्षीय व्यापार था वो लगभग 52.76 या कह सकते हैं कि 52.76 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था। और वर्ष जो 2022-23 है इसके बीच में क्या है कि सऊदी अरब के साथ अगर हम बात करें कि दोनों देशों के बीच का जो कुल व्यापार था वो क्या है कि वो कुल जो व्यापार था वो भारत के कुल व्यापार का लगभग 4.53% था। तो इस तरह से क्या है कि दोनों देश क्या है कि एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, चूंकि दोनों जो देश है ये समुद्री स्तर पे अगर देखें, सागरी स्तर पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को पड़ोसी मानते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों जो देश थे इन्होंने अल मोहम्मद, अगर हम बात करें तो अल मोहम्मद अल हिंदी, ये क्या है कि ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और सऊदी अरब के बीच में संपन्न हुआ है। और अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले इस अभ्यास के 2 संस्करण पूरी तरह से कह सकते हैं कि संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में भारत के लगभग 2.4 मिलियन जनसंख्या सऊदी अरब में वास करती है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि भारत और सऊदी अरब के बीच के जो संबंध है वो काफ़ी पहले से अच्छे रहे हैं। और वर्तमान में अभी हाल ही की घटनाओं को देखें तो कोरोना काल के बाद में जो सऊदी अरब में जाने वाले भारत के जो विभिन्न हज यात्री थे उनकी संख्या को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी सहूलियत दी है। और जिसके कारण से अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद
हाल ही में लगभग 1,75,000 जो हज यात्री थे वो यहां पर गए हुए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच के जो आपसी संबंध हैं वो और मधुर हुए। इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो सऊदी अरब है, जो भारत है, इन दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार के बने हुए हैं और हाल में क्या स्थिति है। अब इसी टॉपिक पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि सऊदी अरब के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रबल खाली नामक जो विश्व का सबसे विस्तृत रेतीला क्षेत्र है, ये सऊदी अरब में अवस्थित है। दूसरा कथन है, भारत और सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी के 2 संस्करण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा कथन है, भारत ने वित्त वर्ष 2023 में सऊदी अरब से 39.5 MMT कच्चे तेल का आयात किया है, जो इसके कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 16.7% है। और चौथा स्टेटमेंट है, अल नाफूद जो मरुस्थल है, ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में अवस्थित एक बड़ा रेगिस्तान है, एक मरुस्थल है। फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। पहला विकल्प है केवल 1, बी विकल्प है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये हमने देख लिया कि जो सऊदी अरब है वो आखिर चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए स्थान के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।